हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर डेफिनेटली प्लानिंग टू फेल। अगर आप कोई भी चीज की कल्पना कर रहे हो, उसको एक्शन प्लान में यदि कन्वर्ट नहीं कर पाते हो तो वो कल्पना कल्पना ही रह जाती है, सपना सपना ही रह जाता है। आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। ऐसे यदि आपके मिशन में आ चुका है कि मुझे सीएमए इंटर पास करना है अपने जिंदगी को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, तो इसमें भी प्लानिंग की आवश्यकता है। जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं सीए सतीश जलान, 17 ईयर्स से मैं सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहा हूं। आज तक हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से 400 प्लस रैंक्स भी ला चुके हैं और 50,000 से भी ज्यादा सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं। आज एक और स्टेप अभी लिया जा रहा है कि हम सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कैसे कैसे स्ट्रेटजीज या प्लानिंग स्टेप्स बता दें जिससे कि उनकी जर्नी आसान हो जाए। जिनको भी ये मन में डर है कि हमसे ना हो पाएगा, तो ये डर को बिल्कुल निकाल दें। हालांकि सबसे मजबूत कड़ी जो सीएमए एग्जाम में 3 लेवल में है वो इंटरमीडिएट ही मैं मानता हूँ। ये मझधार है, बीच में हम लोग रहते हैं यहाँ पर, तो माइंड भी बीच में रहता है कि मन में आता है बीच बीच में छोड़ दूं। तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट भी कर जाते हैं, बट जो टिक जाता है फाइनल तक पहुंच जाता है, तो कैसे ना कैसे करके वो सीएमए निकाल ही लेता है। तो आप भी शायद सीएमए निकाल लोगे। सीएमए बनने के बाद आपकी जो लाइफ है वो लिटरल मीन्स में ट्रांसफॉर्म होगी, और किस तरह से होती है अगर आप ये सब भी जानना चाहते हैं तो आप है ना हमारे इंटरैक्शन वीडियोस विद सीएमए एक्सपर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे जरूर देखा करें, तो आपको अंदाजा लगेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। मोरओवर बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज इंडिया में हैं, उन सब के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जैसे कि पावर ग्रिड के सीएमडी मिस्टर श्रीकांत, जैसे कि कोल इंडिया के फाइनेंस हेड मिस्टर मुकेश, जैसे कि भेल के फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर राजेश, जैसे कि फाइनेंस के हेड डायरेक्टर इन पावर ग्रिड मिस्टर रविशंकर, ऐसे कुछ और भी कई सारे दिग्गज हैं जो वर्ल्ड लेवल की कंपनीज तक के हेड बने हुए हैं। ये तो मैंने कुछ नाम निकाला है, इससे बहुत सारे और भी नाम मिल जाएंगे जो सीएमए प्रोफेशंस के पावर को अनलीश करके अपने जिंदगी के, आप तो नेशन के लिए काम कर रहे हैं और इनफैक्ट कुछ तो वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, प्रोवाइडेड आप गिव अप ना करो और सही रास्ता पकड़ के चलो। नॉर्मली दोस्तों सीएमए इंटर में 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, फाउंडेशन पास करके, दूसरे ग्रेजुएट्स और तीसरे ग्रेजुएट्स विद जॉब। तो तीनों को हम गाइड करने का कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा आपके डिजायर्ड ड्यूरेशन से लंबा हो जाए तो भी पूरा देखिएगा और तीनों का पर्सपेक्टिव जानिएगा, आप चाहे जैसे भी स्टूडेंट हो। पॉइंट्स जितना बना लेंगे तो फ्यूचर के लिए भी बहुत आसान होगा। हो सकता है एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देखनी भी पड़ सकती है। फाउंडेशन की जर्नी को आसान बनाते हैं आपका। अगर आप फाउंडेशन पास कर गए, ठीक है, तो फाउंडेशन में देखो क्या सब्जेक्ट पढ़ा था, अकाउंट्स, फिर क्या पढ़ा था, मैथ्स, फिर पढ़ा था इको, फिर पढ़ा था लॉ। वो था जो एलिमेंट्री लेवल पे था। एमसीक्यू खाली दिया, एक ही दिन में 4 पेपर हो गए और पास करके आ गए। तो अभी क्या होता है, फाउंडेशन पास स्टूडेंट को सबसे पहले ये चिड़मिड़ होता है कि वो ये सोचता है कि मैंने यदि एग्जाम दिया अभी मान लो जून में, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम कब दिया, मान लो जून में, तो जून में एग्जाम देने के बाद ही उसको लगता है कि भाई साहब जो इमीडिएट दिसंबर है उसी में मेरे को इंटर देना है। बस उनको ऐसा लगता है, जैसे कि फाउंडेशन एग्जाम होता है ना कि बस अभी जून में रजिस्टर कराया तो दिसंबर में दे दो, तो उसी तरह से वो इंटर को भी लेते हैं। और इसी तरह से जो दिसंबर में पास करके आते हैं उनको लगता है हमको जून में देना है, ठीक है। और कुछ जो थोड़े से समझदार होते हैं वो बोलते हैं कि कम से कम एक ग्रुप ही देते हैं, वो एक ग्रुप का तैयारी करने का सोचने लगते हैं, ठीक है।
और जो सबसे ज्यादा मेटिकुलसली प्लान करके चलते हैं वो कैसे सोचेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि भावनाओं से चलना और एक प्लानिंग से चलना, एक जोश में चलना और एक प्लानिंग से चलना, उसमें फर्क है। तो जो भावनाओं से बह जाते हैं वो इंटर इमीडिएट टर्म में प्लान करना शुरू करते हैं। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से जाएंगे तो कैसे सोचा जाता है, देखो तो सोचने का पैटर्न पता चल गया ना, तो आई थिंक सो कि आपको बाकी दो को भी ये पैटर्न मिल जाएगा। तो सोचने का पैटर्न क्या है कि आप पहले ये देखें कि सब्जेक्ट्स क्या है जो अपने को इंटर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स में आप सबसे पहला ये जान ले कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, सेकेंडली आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, थर्डली आपको टैक्स पढ़ना है जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों हैं, मतलब कस्टम्स भी है, जीएसटी और कस्टम्स, 3 लॉ पढ़ना है। चौथा नंबर आपको लॉ पढ़ना है, पांचवा नंबर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, छठा नंबर एफएमडीए पढ़ना है, एफएम के साथ डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है, सातवां नंबर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है, आठवां नंबर आपको कॉर्पोरेट अकाउंट्स और ऑडिट पढ़ना है। इन 4 में ग्रुप 1 होगा और इन 4 में ग्रुप 2 होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट की पेपर की गिनती अगर बोलोगे तो फाउंडेशन में 4 पेपर पढ़ा देते हैं, तो इसको पेपर नंबर वाइज अगर आप सोचोगे तो इसको इंस्टीट्यूट कहता है ये पेपर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। पेपर नंबर वाइज ये इंस्टीट्यूट का गिनती है, क्योंकि 4 पेपर फाउंडेशन में हो गया था बोलकर, ओके। अब आपको सबसे पहले ऐसे सोचना है कि इसको मैं पढ़ूंगा ना तो कुछ समय लगेगा, आवर्स रिक्वायर्ड, कुछ तो समय चाहिए ना भाई साहब। ओ दीदी, ओ दादा, क्या आवर्स लगेगा। अब कुछ बोलते हैं हम सेल्फ करेगा, कुछ बोलते हैं हम क्लास लेगा। तो आइडियली जो सेल्फ पढ़ते हैं उसको ज्यादा समय लगता है, जो क्लास लेते हैं उसको थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि क्लास में गाइडेड अप्रोच मिल जाता है, तो जितना देर का क्लास है उतना देर में वो टॉपिक हो जाता है। बट जब सेल्फ पढ़ते हैं तो अनगाइडेड रहने से किसी में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, किसी में समय देना चाहिए तो समय दिया ही नहीं जाता है, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि उसमें क्या ग्रेविटी है, किस लिए वो एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा। तो हाउएवर एक अपने एवरेज आवर्स रिक्वायर्ड पकड़ते हैं कि इससे नीचे ये सब्जेक्ट खत्म नहीं हो पाता। जैसे एफए में अप्रोक्सीमेटली 200 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, सीए में अप्रोक्सीमेटली 180 घंटा पढ़ना पड़ता है। आप 180 को कम करके 150 भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड एडजस्टमेंट करके हो जाता है। टैक्स में 200 घंटा पढ़ना पड़ता है, लॉ में 150 में काम हो जाता है, ठीक है। एमए में 120 ही लगता है, एफएमडीए में 120 ही लगता है, ओएमएसएम में 120 ही लगता है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट में 180 लग जाता है। तो टोटल आप जोड़ लीजिए तो कितना आवर्स का काम है, 200, 150, 200, 150, तो ये अप्रॉक्स आ गया 700, 120, 120, 120, 180, ये अप्रॉक्स आ गया 540, दोनों मिला के आ गया 1240। ये सब टेंटेटिव है, आप ये मत सोचिएगा कि यही फुल एंड फाइनल है। डिपेंडिंग अपॉन द टीचर्स यू चूज, ये और बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। और अगर आप अपने से पढ़ते हो तो समय और ज़्यादा लगना चाहिए, और अगर इससे कम लग रहा है मतलब अपने से पढ़ाई ढंग से हो नहीं रही है, कुछ भी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल ये सिनेरियो है। हाँ, कुछ प्रोडिजीज होते हैं, कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो अपने से पढ़ लेते हैं और यूट्यूब से थोड़ा बहुत गाइडेंस ले लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं, नो डाउट। तो अगर आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने से किताब खोल के पढ़ सकते हो और यूट्यूब से थोड़ा बहुत वीडियोस देख के आइडिया लगा सकते हो और हर चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो, हर सवाल को बना लेते हो अपने से जेन्युइनली
सिंसियर हो तो आपको फिर बस उतना ही दरकार है। तो आपका शायद इससे इसका और 30% टाइम कम लगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हो सकता है आपको और 30% टाइम कम लगे, बट आपको मिनिमम टाइम तो देना ही पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। अब इसको लेकर देखो प्लानिंग कैसे करते हैं। आपको ये सोचना है कि आपको एग्जाम कब अटेम्प्ट करना है, एग्जाम टर्म सोच लो आपको दिसंबर में एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दीजिए दिसंबर, एग्जाम कब देना है, दिसंबर में देना है। फिर आपको यह सोचना पड़ेगा कि मेरे को एक ग्रुप देना है कि बहुत ग्रुप देना है, ग्रुप्स। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको एक ही ग्रुप देना है, फॉर एग्जाम्पल वन ग्रुप क्यों देना है, वन ग्रुप इसलिए देना है क्योंकि आपको लगता है कि आप ये 4 पेपर ही बस संभाल ले तो बहुत आसान है। और सीएमए इंटर का जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका लगातार 8 दिन फिर एग्जाम चलेगा। अगर आप दोनों ग्रुप एग्जाम दोगे और आप एक ग्रुप एग्जाम दोगे तो एक दिन छुट्टी मिलेगा, फिर दूसरा एग्जाम पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप मान लेते हैं आप छुट्टी दे देकर एग्जाम लेंगे, इसलिए एक ग्रुप ही देंगे, कोई भी ग्रुप 1 मतलब ग्रुप 2 या ग्रुप 1 में से कोई एक। अब इसमें से कौन सा ग्रुप पहले देना है, वो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले ग्रुप 1 ही देना है, क्योंकि ग्रुप 1 का पढ़ाई का काफी हद तक इफेक्ट ग्रुप 2 में आता है। अगर आप ग्रुप 1 पढ़ के 2 में जाते हो तो 2 आसान लगता है, 2 का आवर्स कम तभी होता है। बट अगर आप ये सोचते हो कि मैं 2 पढ़ के 1 दूंगा तो थोड़ा डिफिकल्टी आता है 2 को पढ़ने में, तो ग्रुप 1 पहले देंगे, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो आपको यह समझना है कि इस ग्रुप का एग्जाम के पहले आपको रिवीजन पीरियड भी चाहिए। रिवीजन नहीं करते आप लोग, इसलिए एग्जाम में अटेम्प्ट लगता है। फाउंडेशन में नहीं जरूरत पड़ा उतना, तो हो सकता है आप फाउंडेशन निकाल लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत सारा पढ़ाई उसमें 11-12 बेस था। लेकिन यहां पे रिवीजन पीरियड अलग से रखना पड़ेगा। एक ग्रुप के लिए 1.5 महीना का रिवीजन का आवश्यकता है, 1.5 मंथ्स का रिवीजन का आवश्यकता है। फिर रिवीजन पीरियड के बाद आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन डेट सोचना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीशन डेट कब तक कंप्लीट कर लोगे बिफोर द रिवीजन, मतलब बेसिकली ये क्लास कंप्लीशन डेट है। तो क्लास कंप्लीशन डेट आपका क्या होगा, वो होगा दिसंबर माइनस 1.5 महीना करके आप एक डेट पे आ जाओगे जो आ रहा है 15 अक्टूबर। दिसंबर माइनस 1.5 महीना करके क्या आ जाएगा, 15 अक्टूबर। अब आपको देखना है कि आपका आज से या कल से जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कितना दिन हाथ में है, तो डेज इन हैंड कितना है वो आप कैलकुलेट करो फ्रॉम से टुमारो ऑनवर्ड्स टू 15 अक्टूबर। फ्रॉम टुमारो टू 15 अक्टूबर आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। और इसमें से आप कुछ माइनस कर लो, कुछ भी हॉलीडेज वगैरह या रेस्ट वगैरह, कि हर रोज 7 दिन तो हम लोग पढ़ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो इशू हो ही जाती है, हेल्थ इशू हो जाते हैं, माइंड में कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब ब्लॉकेज ऐसे पढ़ने का दिल नहीं करता, माइंड ऑफ हो जाता है ना। कई बार परेशानियां तो जिंदगी में बहुत सारी है, सबके स्ट्रगल अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। कुछ और कमिटमेंट्स हैं, हाँ। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हमें मिले जो इस्कॉन में सेवा करते हैं, तो भैया तुमको सेवा का डेट पहले से हटाना पड़ेगा जहाँ पे कमिटमेंट है। कुछ है जो कहीं पापा का बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ है जो अपना कुछ ट्यूशन वूशन पढ़ाते हैं। तो जो डेज आप काम नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, उसको हटा दीजिए और रफली एक एस्टिमेट करके हटा दीजिए। रफली कम से कम हर 7 दिन में 1 दिन तो आप ऐसा हटा ही दीजिए मिनिमम, हर 7 दिन में 1 दिन तो मिनिमम हटा दीजिए, तो नेट डेज आ जाएगा। तो मान लेते हैं एक बार के लिए फॉर एग्जाम्पल कि ये जो नेट डेज आ रहा है वो एक एग्जाम्पल के लिए 75 डेज आ रहा है या 80 डेज आ रहा है, एक एग्जाम्पल के लिए 80 डेज आ रहा है। तो आपको देखना है कि इससे आवर्स पर डे ऑफ स्टडी आपका कितना होगा। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, मान लीजिए 1 ग्रुप दे रहे हैं, तो 700 घंटा का पढ़ाई है, तो 700 घंटा बाई 80 करने से कितना घंटा आ रहा है, 700 बाई 80 इज इक्वल टू 8.75 आवर्स आपको पढ़ना है। अब आप इतना टाइम डिवोट कर पा रहे हो अपने पढ़ाई को, तो आपकी प्लानिंग सही जा रही है। अगर आप इतना टाइम डिवोट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भ्रम में जी रहे हो कि आपका एग्जाम आप दे दोगे, आपका
हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जब सोचते हो तो ये सोचते हो कि मैं तो बस दिन में 12-12 घंटा करके पढ़ लूंगा, तो वो पढ़ाई है ना, डाइजेस्ट नहीं होता है। एक लिमिट होता है माइंड का डाइजेस्ट करने का। मेरे हिसाब से आइडियल आवर्स जो है एक दिन में पढ़ने का 8 घंटा, 8 घंटा से ज़्यादा का क्लास कोई करे तो वो इनडाइजेशन जैसा ही हो जाता है। वो ज़बरदस्ती बस वीडियो देखने वाला बात हो गया या बस नाम का क्लास करने वाला बात हो गया, वो रिजल्ट नहीं देता है। तो 8 घंटा तक का लिमिट इज ओके। ऑफ कोर्स ये उनके लिए लागू है जो जॉब में नहीं है, जो फुल टाइम स्टूडेंट है। बट जो जॉब में है वो तो इतना घंटा निकाल ही नहीं सकते, और उनका भी एस्पिरेशन लेकिन यही है कि बस मैं अभी एडमिशन कराया और बस आने वाले टाइम में एग्जाम दूंगा और बस आप मुझे बता दीजिए मैं कैसे दूं। तो भाई एग्जाम देना तो दे दीजिए, पास होंगे कि नहीं होंगे नहीं बता सकते क्योंकि आपने कोर्स ही पूरा नहीं किया होगा। ठीक है, तो अब दिन का आप 8 घंटा अगर जॉब करने के बाद 8 घंटा निकालने का सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड के साथ, बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बॉडी ज़्यादा दिन तक खींच ही नहीं पाएगा इतना लोड। 10-12 घंटा जॉब करने के बाद 8 घंटा कोई पढ़ने का सोच ही नहीं सकता। तो जॉब वालों के लिए आइडियल टाइम मेरे तरफ से 4 घंटा है। तो अगर 8 घंटा और 4 घंटा का टाइम लिमिट आ रहा है तो आपका प्लानिंग सही जा रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट का प्लान करना चाहिए, और उससे ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। रिवीजन पीरियड को आप छेड़ नहीं सकते, ठीक है, और आप हॉलीडे और रेस्ट को छेड़ नहीं सकते। ये दो चीज को छेड़ोगे, ये 1/7 पार्ट मैंने डाल दिया, तो आपका एग्जाम में इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट जो जॉब करते हैं उनके लिए ये 1.5 महीना का रिवीजन भी इनसफिशिएंट है। उनके लिए 3 महीना का रिवीजन होना चाहिए एक ग्रुप के लिए। जॉब वाले ध्यान से सुने, आपके लिए 1.5 महीना का रिवीजन भी इनसफिशिएंट है। आपको 3 महीने का रिवीजन चाहिए एक ग्रुप को परसू करने के लिए। वैसे कुछ ऐसे भी मेहनती लोग मेरे को मिले, बड़े बड़े पोजीशन पे जॉब पे थे वो, मतलब मान लो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है, बट फाइनेंस में शिफ्ट होना था, डिपार्टमेंट हेड ऑपरेशंस और सेल्स में ऐसा कुछ जगह पे लगे हुए थे, तो फाइनेंस में शिफ्ट होने के लिए पढ़ाई चालू की। तो वो जॉब में हेवी ड्यूटी में रहकर भी 8-8 घंटा पढ़ाई करते थे। कैसे? सुबह 3 बजे उठ जाते थे, 3 से सुबह 8-9 बजे तक पढ़ लेते थे, तो 5 घंटा उधर हो गया, और वीकेंड में लंबा पूरा दिन टांग लेते थे, सैटरडे संडे। तो उस तरह से वो अपना एवरेज को वीकली बेसिस पे मेंटेन कर लेते थे। अगर आप में वो जज्बा है तो आप ऑफ कोर्स जॉब में रहते रहते भी उस तरह का काम कर सकते हो, बट अगर वैसा संभव नहीं है तो अपने अवेलेबल समय के हिसाब से आपको टर्म प्लानिंग करनी है। अब इसमें कई सारे और सवाल आते हैं कि किन बच्चों को, किन स्टूडेंट्स को दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहिए, किन को एक ही ग्रुप एक बार में देना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो मेरे राय में जो स्टूडेंट्स जॉब में हैं वो सिर्फ एक ही ग्रुप एक बार में सोचेंगे, वो दोनों ग्रुप के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर आप इन जॉब हो तो आपको 1 ग्रुप एट ए टाइम ही जाना है, ठीक है। और दूसरा, यदि आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, ठीक है, और कई कारण से अभी आपका कोई कॉलेज एग्जाम उसी मंथ में पड़ता है, नॉर्मली जून और दिसंबर में, उससे क्लैश हो रहा है या उसका डेट्स एक बार मैच करा लो, ठीक है, उसके हिसाब से टर्म प्लानिंग करो। और अगर कॉलेज एग्जाम से क्लैश कर रहा है तो एक ही ग्रुप देना है। अगर सेम मंथ में दोनों एग्जाम है तो कॉलेज एग्जाम को एकदम डिस्काउंट मत करिए, उसको भी इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे जाके जॉब में काम आता है। अगर उसमें अच्छा परसेंट नहीं आया होता है ना तो जॉब में शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उज्जवल गुप्ता का एक वीडियो है, अभी रिसेंट में बना है, उसको जरूर सुनिएगा कि कैसे 10 का मार्क्स, 12 का मार्क्स और बीकॉम का मार्क्स भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर आपका बीकॉम एग्जाम्स ड्यू है तो भी इन जनरल उसका मंथ जो होता है वो सेम मंथ में आ जाता है, जून और दिसंबर, ठीक है। तो इसलिए आपको भी 1 ग्रुप एट ए टाइम देना है। बट जिनका बीकॉम एग्जाम ऑड मंथ में गिरता है, मान लो दिसंबर के बाद गिरेगा,
तो उनको बोथ ग्रुप देना है। बीकॉम एग्जाम्स नॉट क्लैशिंग, ये ठीक है, या फिर वो बीकॉम खत्म कर चुके हैं और जॉब नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएट विथ नो जॉब, उनको मेरे नजर में दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहिए। बोथ ग्रुप में एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या वो समझो। एडवांटेज ये है कि आपका 6 महीना जिंदगी का बच जाएगा, 6 मंथ सेव हो जाएगा। तो 6 मंथ सेव होना बहुत बड़ा बात है, लाइफ का 6 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। दूसरा, आपका ऑल इंडिया रैंक आ सकता है, जो बोथ ग्रुप्स देते हैं उनका ही आता है, और नॉर्मली जो देते हैं पास हो जाते हैं उनका आ ही जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाने को, बोथ ग्रुप देने वाले लोग ही कम है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक का चांस है, आएगा जरूरी नहीं है, चांस है। और ऑल इंडिया रैंक मतलब कहीं ना कहीं आपको जॉब में एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा और एक अपने आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इसका एक और एडवांटेज है, अगर रैंक नहीं आया तो आपका ग्रुप 1 में अगर एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया तो ग्रुप 2 में कम मार्क्स आने से वो सेट ऑफ हो जाता है। मतलब अगर ग्रुप 1 में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, हर सब्जेक्ट में 40 आना चाहिए, ठीक है, और ओवरऑल में 50 आना चाहिए, मतलब 200 आना चाहिए, 50% आना चाहिए, मतलब 200 आना चाहिए, ये पास मार्क है। बट किसी कारण से आपका ग्रुप 1 में मार्क्स यहाँ पे 250 आ गए और सब में 40 से भी ऊपर है, मान लीजिए 60, 60, 60, 70 ऐसा कुछ मार्क्स आ गया, और ग्रुप 2 में सब में 40 आया, ठीक है, लेकिन 200 नहीं आया, 160 ही हुआ, तो टोटल मार्क्स आपका कितना आ गया, 410। तो हिसाब से आप अगर ग्रुप 2 अलग से देते तो आप पास नहीं होते, क्योंकि 200 नहीं आया, यहाँ पे फेल है। बट ये टोटल में ग्रेटर देन 400 है तो आप पास हो जाओगे। ये सेट ऑफ बेनिफिट बोलते हैं। ग्रुप 1 का ही 2 में होता है ऐसा नहीं है, 2 का भी 1 में होता है। तो ये सेट ऑफ बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप दोनों ग्रुप देते हो। और यदि आप दोनों ग्रुप देते हो तो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज खाली यही है, मेहनत, ठीक है, लोड बढ़ जाएगा पढ़ाई का। आपका पढ़ाई एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज होने से आपका बैकलॉग काफी बढ़ जाएगा। और एग्जाम भी जो होता है वो कंजिक्यूटिव होता है, 8 पेपर, ठीक है, तो आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। मतलब आप ये एग्जाम देके आए, फिर अगला एग्जाम देके अगला एग्जाम, जैसे स्कूल में एग्जाम होता था बिना छुट्टी के, वैसे एग्जाम देना है। तो अगर आपका पढ़ाई में कोई अच्छा स्ट्रेटेजी गाइडेंस आप यूज करते हो और कंसिस्टेंस रह पाते हो, ठीक है, कंसिस्टेंट रह पाते हो, तो ये लोड महसूस नहीं होगा। रोज कुछ अच्छा से पढ़ाई कर लें तो लोड फील भी नहीं होता है और आप एग्जाम भी आराम से दे पाते हो। और अगर आप वैसे बच्चे हो तो आपको दोनों ग्रुप ही देना चाहिए, ठीक है। बट आपको मैंने समझाया कि किसको एक ग्रुप देना है, किसको 2 ग्रुप देना है, राइट। नेक्स्ट एक सवाल आता है कि अगर हम पढ़ाई करें तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए। तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स हमेशा हम लोग प्रिपरेशन जब करेंगे, चाहे हम एक ग्रुप दे रहे हैं या फिर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं, बट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट हमारा 1 ग्रुप एट ए टाइम के हिसाब से चलेगा। पहले आप से ग्रुप 1 खत्म करेंगे, फिर आप ग्रुप 2 खत्म करेंगे अगर आप दोनों ग्रुप भी दे रहे तो, और एक साथ 2 सब्जेक्ट उठा के चलेंगे, 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम, समझ गए। अब 2 सब्जेक्ट्स में पहला 2 कौन सा होना चाहिए, पहला 2 प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिर थ्योरी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो कॉस्ट अकाउंट्स पहले उठाओ और फाइनेंशियल अकाउंट्स पहले उठाओ, ये दोनों खत्म करो, फिर आप टैक्स और लॉ उठाओ। टैक्स और लॉ क्या है ना, दोनों लॉ ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ये दोनों अकाउंटिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो पहले ये 2 खत्म करो, फिर इस 2 को खत्म करो। अब इसमें पहले फाइनेंशियल पढ़ूंगी पहले कॉस्ट पढ़ो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको दिन में 8 घंटा पढ़ना है अप्रॉक्स, तो 8 घंटा में 4 घंटा इसको दे दो, 4 घंटा इसको दे दो, फिर 8 घंटा जब आएगा तो इसको 4 दे देना है, ठीक है। तो जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, दूसरा का कुछ बाकी रह गया तो पहले फिर ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीटली खत्म होगा, फिर ये स्टार्ट होगा, ऑलराइट।
और इसके बाद फिर ग्रुप 2 स्टार्ट होगा। अगेन सेम रूल, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो इसमें आप MA और FM पहले स्टार्ट करोगे और ये दोनों खत्म होगा, फिर OMSM और कॉर्पोरेट अकाउंट स्टार्ट करोगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको ही पहले करें इसको ही बाद में करें, ऐसा कोई नहीं है। इसमें आप शिफ्ट भी कर सकते हो 1-2 या 1-2 ऐसे भी कर सकते हो, बट इधर प्रेफर्ड है कि ये 1-2 ही रहे, इसमें 2-1 उल्टा ना करें, क्योंकि क्या होता है ना, लॉ ज़्यादा याद नहीं रहता है। लॉ पहले चालू कर लोगे तो कहीं ना कहीं भूल जाओगे एग्जाम तक, तो लॉ थोड़ा लेट से हो तो बेहतर है। टैक्स में भी काफ़ी थ्योरी आता है, इसलिए थोड़ा कॉस्ट अकाउंट्स खत्म करके करे तो बेहतर है। ये सब सजेस्टिव है, ये गाइडेंस बहुतों को हेल्प किया है, बहुत लोग इससे सक्सेस इजीली पाए, इसलिए आपको इस तरह का गाइडेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 ग्रुप एट ए टाइम चलेंगे। जो लोग जॉब में हैं, अगर आप जॉब में हैं तो उनके लिए क्या सीक्वेंस होगा, उनके लिए होगा सब्जेक्ट एक साथ आप 2 उठा सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और आपके लिए इशू क्या है कि आप कितना घंटा दिन में निकालेंगे पढ़ने के लिए, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो जैसे नॉर्मली लोग 8-8 घंटा दिन में पढ़ रहे होते हैं, आप 4 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। अगर 4 घंटा पढ़ रहे हो तो ऑप्शन 1 ये है कि आप मान लीजिए कॉस्ट अकाउंट्स डे 1 को किया, ठीक है, और डे 2 को फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स किया, फिर डे 3 को कॉस्ट अकाउंट्स किया, फिर डे 4 को फाइनेंशियल अकाउंट्स किया, एंड सो ऑन। और ऑप्शन 2 ये है, मतलब इसमें अगर अज्यूमिंग 4 घंटा पर डे आप पढ़ रहे हो, 4 आवर्स पर डे पढ़ रहे हो तो, और ऑप्शन 2 ये है कि डे 1 में कॉस्ट अकाउंट्स का 2 घंटा पढ़ा और फाइनेंशियल अकाउंट्स का 2 घंटा पढ़ा, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जॉब वाला के लिए सिचुएशन है, इस तरह से आपका हर दिन फिर चलेगा जैसे आपको सही लगे, बट यू विल ओनली कंटिन्यू विथ 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम। ऑलराइट, इसके अलावा जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई क्लासेस लेके करें कि अपने से करें, ये एक दूसरा सवाल है। तो जैसा कि मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं क्लासेस लेने नहीं गया। मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, अपने नोट्स वोट्स वगैरह पूरा ऐसे दे देते जैसे कि मतलब क्या बोले, बड़ा भाई छोटा भाई एक दूसरे को हेल्प करता है वैसे करते थे, और क्लास के बाद आके पूरा बैठ के समझा देते थे। तो ऐसे अगर आपके दोस्त हैं तो आप शायद मैनेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा केस क्या था, फिर उन सब के बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जो दोस्त थे वो कभी कभी अवेलेबल नहीं होते थे, मैं बैठा रह जाता था, कुछ बताएगा कुछ पढ़ाएगा। तो एक समय आया कि वो बोला कि यार अब नहीं हो रहा है, तुम अपने आप पढ़, कुछ दरकार हो तो पूछ लेना। तो फिर मैं पूछता तो थोड़ा बहुत बताते, फटाफट फिर भाग जाते। फिर मैं पूछना ही कम कर दिया, पूछना कम कर दिया, तो लास्ट में मेरे को लगा कि अब अपने से ही पढ़ लो यार, अब बार बार उनको वो पैसा दे के पढ़े, अपने बार बार बोले, अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं मैनेज करके पढ़ने लगा, और उस जमाने में इंटरनेट यूट्यूब तो था नहीं। तो एग्जाम देने गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे अजीब अजीब लगते थे, बट फिर भी मैं बहुत मेहनती था तो पास कर लिया। बट मेरे दोस्तों को वो सब चीज़ बहुत ऑब्वियस लगते थे, और उनका जिस पेपर में मेरा 40-45 नंबर ही आया, उस पेपर में उनका बहुत अच्छे से 60+ 70+ मार्क्स आया। तो मुझे ऐसा लगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कि यार क्लासेस लिया होता, थोड़ा सा और जोर लगाया होता, है ना, एफोर्डेबिलिटी पॉइंट पे वर्क किया होता पहले से, तो शायद मैं और अच्छे मार्क्स से पास होता। तो अगर आपका सोच ये है कि आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो आपको क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए। एफोर्डेबिलिटी देखिए जुगाड़ हो जाता है, सब इन्वेस्टमेंट्स मान के चलिए अपने ऊपर। जैसे कल को कोई मेडिकल इशू होगा घर में तो कैसे हैंडल करोगे, तो उसी तरह से आप ये इशू को भी हैंडल करना का कोशिश करो। और बाकी टीचर्स लोग को भी आपको अप्रोच करो, अगर आप जेन्युइन हो, आपका सबका सिचुएशन पता नहीं चलता, इन जेन्युइन बहुत सारे बच्चे आते हैं झूठ झाट बोल के एडवांटेज लेते हैं। तो अगर आप वैसे नहीं हो, अगर जेन्युइनिटी छलका, तो हो सकता है आपके टीचर्स भी आपको यथाशक्ति हेल्प करेंगे।
तो क्लासेस लेनी चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो। और मैं तो हमेशा समझता हूं कि यार अब ये जिंदगी का आखिरी सीरियस पढ़ाई है, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ाई भी तुम्हें याद रखेगी, किसी ने तुम्हें कभी पढ़ा था। तो अपना बेस्ट देना चाहिए, और बेस्ट के लिए अगर गाइडेंस अवेलेबल है तो लेना चाहिए, अवेलेबल ही नहीं है तो बात अलग है, ठीक है। तो गाइडेंस जरूर लेना चाहिए, इससे एक ट्रैक आ जाता है। जैसे बिना पंडित जी के भी पूजा करा सकते हैं अपने से घर पे, बट अगर आप एक पंडित जी को बुला के पूजा कराते हैं तो एक डिसिप्लिन आता है। बिना कोच के भी डांस सीखा जा सकता है, बट आप कोच को बुला के डांस सीखते हैं तो एक डिसिप्लिन आता है और एक क्वालिटी ऑफ डांस आपको सीखने को मिलता है। द सेम लॉजिक गोज विथ योर क्लासेस, ऑलराइट। फिर भी अगर आपको लगता है तो YouTube जिंदाबाद है। तो YouTube में जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे, हर चैप्टर के ऑलमोस्ट वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जिसका भी आपको कनेक्ट हो रहा हो आप उनका वीडियो सुन के अपने थोड़ा फंडामेंटल्स को बैठाकर फिर आप अपना कवरेज पूरा जरूर कर लें। तो एज रिगार्ड्स कवरेज आई विल से कि आपको ICMI का मटेरियल को थॉरली पढ़ना है, हर सवाल हर पन्ना पढ़ना है, हर इलस्ट्रेशन पढ़ना है, फिर जो भी इनके तरफ से MTPs आए वो पढ़ना है, आपको सारा पास्ट पेपर्स सॉल्व करना है। अभी क्या होता है, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, खाली क्वेश्चन देखते हैं और आंसर पढ़ते हैं, आंसर को थ्योरी की तरह रीड करते हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करते। आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। ये नहीं कि आंसर को सिर्फ देखना है और नहीं समझा तो बस नहीं समझा छोड़ दिया, या नहीं समझा तो बस पूछ लिया वो कैसे हुआ है। खाली सम सॉल्व करने का प्रोसेस नहीं देखना, आपको देखना है कि कंसेप्चुअली वो कैसे हुआ, क्योंकि एग्जाम में कुछ ना कुछ नया आएगा। एग्जाम में कुछ ना कुछ नया आएगा, आप ये मान के चलिए। अगर आप खाली इंस्टीट्यूट मैट या MTP पास पेपर्स करके ये सोच रहे हो कि इसी में से सब कुछ आ जाएगा, तो ये गलत है। 30 to 40% पेपर कुछ नया लेकर आएगा जो पहले किसी ने नहीं देखा, इवन मैंने भी नहीं देखा हो, ऐसा भी हो सकता है। उसको ग्रैब करने के लिए आपको कंसेप्चुअली पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, विथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको हर एक चीज का वाई समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस, वाई दैट, वाई शुड बी अंडरस्टैंडेबल वेरी इजीली, ओके। इसके लिए क्लासेस भी जब आपको लेनी है तो प्रेफरेबली वही क्लासेस लें जो कि ये तीनों आपको कवर करा दे। इसलिए CMA ओरिएंटेड क्लासेस ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि आप CMA के स्टूडेंट हैं। बहुत सारे बच्चे CA ओरिएंटेड क्लास लेते हैं, ऐसी क्लासेस लेते हैं जहाँ पे सिर्फ CA का पढ़ा दिया जाता है और फिर बाद में पछताते हैं। तो ऐसा ना हो, और क्लासेस चूज करने के पहले मेक श्योर कि आप इनफ वीडियोस इन यूट्यूब वॉच कर लें ऑफ योर रेस्पेक्टिव टीचर्स, ठीक है। जिसका भी आपको क्लास लेना है उस सब्जेक्ट के नाम से सर्च करें, और जिनका नाम आ रहा है, ठीक है, जिनका नाम आ रहा है उनके नाम का वीडियोस देख देख के डिसीजन ले। ये नहीं कि बस किसी ने बोला तो मैं बस लेने आ गया, फिर क्या होता है बाद में आपको दुख होता है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो वो दुख खत्म करें, खुद से डिसीजन ले, जजमेंट ले, क्लासेस देखने के बाद ही क्लासेस खरीदें। अब इतना सारा यूट्यूब वीडियोस में किनका देखे नहीं देखे, इसमें टाइम बहुत जाएगा जरूर। अगर आप वो टाइम बचाना चाहते हैं तो आप SJC को जरूर कनेक्ट करें। SJC का एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करेगा और राइट फैकल्टीज का, लिमिटेड नंबर ऑफ फैकल्टीज का आपको वीडियो शेयर करेगा। हमारे यहाँ पे हर सब्जेक्ट के डिफरेंट फैकल्टीज अवेलेबल हैं जो पूरा कवरेज देते हैं और CMA ओरिएंटेड क्लासेस देते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें SJC को। ये SJC का फ़ोन नंबर है, और बाकी अगर आप फ़ोन नंबर के टाइम पे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो एक इंक्वायरी फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसके थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको डेमो लिंक्स भेजेंगे और आपको एक अच्छा सा अफोर्डेबल कॉम्बो बेनिफिट भी दिलवा देंगे। रिस्पेक्टिव टीचर से बात करके कॉम्बो बेनिफिट भी आपको दिलवा देंगे,
कोशिश करेंगे कॉम्बो बेनिफिट दिलवाने का, जिससे कि आपका पॉकेट भी कम पिंच हो। ठीक, एक चीज और बताना चाहूंगा, इसके बाद हो सकता है आपके और भी बहुत सारे सवाल हो जो मैं अभी एड्रेस नहीं कर पा रहा हूं। अगर इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, या जिसी को कनेक्ट करके पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। कमेंट्स में एक दूसरे को भी आप हेल्प कर सकते हैं और हम भी आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लासेस, 10% आर नॉट टेकिंग क्लासेस। ठीक है, 10% ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बाय देमसेल्व्स। ठीक है, कुछ लोग होते हैं शुरुआत में आते हैं ना, तो कुछ ज्यादा परसेंट कई बार होते हैं, आपको दिख जाएंगे कि क्लास नहीं ले रहे, अपने से करे, तो आप भी उस नाव पे सवार हो जाते हो, फिर अटेम्प्ट लेकर फिर क्लास लेते हो। तो उस हिसाब से 90% स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, 10% अपने से पढ़ रहे हैं, और पास जो हो रहे हैं वो 10% ही पास हो रहे हैं, कभी कभी 15% पास हो रहे हैं। तो ये गैप क्यों है, इस चीज को समझने का आवश्यकता है। ये गैप इसलिए होता है क्योंकि आप सोचते हैं बस क्लासेस में जो दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो इनफ है। आपको वो क्लास एब्जॉर्ब करना नहीं आ रहा है, उस क्लास का टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है, समझ गए? तो देयर आर वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट, not absorbing the classes properly, not knowing how to revise, ठीक है, not having anyone to ask and get the problems resolved, not having anyone to ask and get the problem resolved। तो अगर आप ये विक्टिम नहीं बनना चाहते हैं अटेम्प्ट्स का, आदमी पास करता है, देखो कितना अटेम्प्ट देगा, 1 2 3, इंटर में सबसे कम इम्प्रूव होता है अटेम्प्ट्स देने का, फाइनल में फिर भी ज्यादा होता है, क्योंकि फाइनल में दिखता है कि हमको डिग्री मिल जाएगा, इंटर में लगता है छोड़ देंगे तो कुछ और कर लेंगे। तो अगर आप ये चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहते हो अटेम्प्ट का, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एसजेसी के पास ऐसा एक टीम है, स्पेशल टीम, जो कि आपको हैंड होल्ड कर लेगा आफ्टर योर क्लास, जिसमें हर वीक रिव्यू सेशंस करे जाएंगे और आपका पूरा शेड्यूल मॉनिटरिंग करके आपको कंसिस्टेंट बनाने का प्रयास किया जाएगा, और आपको सारा रिवीजन स्ट्रेटजीज भी दे दिया जाएगा, और आपको सिमिलर माइंडसेट वाले बच्चों से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप वो बेनिफिट हमारे यहाँ से ले सकते हो, तो आपको इंक्वायरी करते समय हमारे श्योर शॉट बैच और वन स्टॉप पास सिस्टम के बारे में जरूर पता करना है। ठीक है, वन स्टॉप पास सिस्टम के बारे में जरूर पता करना है। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि खाली क्लास लेने से भी लोग पास नहीं होता है। जब अपने रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन पीरियड में 3 बार रिवीजन का मिनिमम आवश्यकता होता है। कितना बार रिवीजन का? 3 बार रिवीजन का। उसका सारा स्ट्रेटजी वगैरह आपको इवेंचुअली समझना चाहिए, अभी उसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ऐसे आप रिवीजन के काफी सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब में देख सकते हो, रिवीजन स्ट्रेटजी, लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी, 3 टाइम्स रिवीजन स्ट्रेटजी, ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। कुछ मैं लिंक्स भी यहाँ पे शेयर करूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये 3 टाइम्स रिवीजन के दौरान इसको भी इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने ना एक पूरा सीरीज बनाया जिसका नाम है मॉक टेस्ट संग्राम। ये संग्राम की तरह चलता है, एकदम जोर शोर से, बहुत फोकस्ड वे में आपको 3 बार रिवीजन कराने में हेल्प करता है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं वही एग्जाम में छपेगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये कि आपका टेस्ट के बहाने हम रिवीजन कंप्लीट करा देंगे। अगर कुछ आना हुआ तो इसमें से आ जाएगा, नहीं आना हुआ तो जो कुछ नहीं आएगा तो उसकी कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी कि कैसे उसको हैंडल करना है। वो एग्जाम का जो फियर है, डर है, वो अगर एक ये मॉक टेस्ट देकर हैंडल कर लेते हो आप, तो आप चांसेस होता है कि आप एग्जाम इजीली कैचअप कर पाते हो, एग्जाम से डरते नहीं तो फिर वो डर अटेम्प्ट दे के निकलता है। तो 6-6 महीना बर्बाद करने से अच्छा मॉक टेस्ट में गिर के लड़के सीख ले। तो जो बच्चे ये सारे चीज को फॉलो कर ले
जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, आई एम वेरी श्योर कि आपका सक्सेस आपके साथ रहेगा। ये मॉक टेस्ट संग्राम नॉर्मली हर एग्जाम टर्म के लास्ट 2.5 मंथ्स पहले या 3 मंथ्स पहले हम लोग अनाउंस करते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स बिफोर हम लोग अनाउंस करते हैं, तो आप उस अनाउंसमेंट का फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे ग्रुप्स में वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी आप हमारे यहाँ से जुड़े हो वहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप इंटर इजीली पास कर लोगे, ये मेरा मानना है। जिन बच्चों ने भी इस गाइडेंस को रिलीजियसली, है ना, आंख बंद करके एकदम विश्वास करके फॉलो किया है, वो चाहे पास्ट में जैसे भी बच्चे रहे हो, वो एक एक बार में एग्जाम पास किए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। कभी आप कांटेक्ट करिएगा, है ना, तो आपको उन एग्जाम्पल्स का भी वीडियोस भेजेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिलहाल के लिए विदा लेना चाहूंगा, और अगर हो सके तो वीडियो को वापस सुन लीजिए, और अगर आपके आसपास कोई सीएमए इंटर पढ़ रहा है तो उनके साथ शेयर जरूर करिए। दिस इज इट। एक लास्ट एक बट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सीएमए इंटर का दोनों ग्रुप एग्जाम देने के पहले, वो क्राइटेरिया को भूलिएगा मत, कि आपको स्किल ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसका एग्जाम देना पड़ेगा दोनों ग्रुप का एग्जाम देने के पहले। अगर आप पहला ग्रुप देते हो तो वो बिना ट्रेनिंग के दे सकते हो, ठीक है, बट दूसरा ग्रुप फिर दोगे तो वो ट्रेनिंग एग्जाम के बाद देना है। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो वो ट्रेनिंग एग्जाम मैंडेटरी है। उसके बारे में भी अलग से हमारे यूट्यूब पर वीडियो है, आप उसको सुन लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऑल अबाउट स्किल ट्रेनिंग उसमें बताया हुआ है, और वो टाइमली एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, वरना एडमिट कार्ड नहीं आता है, ठीक है। तो स्किल ट्रेनिंग के बारे में भूलिएगा मत। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल ट्रेनिंग थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो बच्चे लास्ट मोमेंट पे शॉक खा खा के उसका एग्जाम दे रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर बोथ ग्रुप, अगर एक ग्रुप दे दिया तो सेकेंड ग्रुप देने के पहले ये देना पड़ेगा, और पहला ग्रुप ही खाली अभी देना है तो अभी नहीं देना है। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, जैसे ही टाइम मिले एग्जाम देने के बाद वैसे ही स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये इंस्टीट्यूट के साइट पे ही होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो है, उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा, उधर देख लीजिएगा। सब लिंक्स कोशिश करेंगे इस वीडियो में शेयर किया हुआ भी रहे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।